हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुएक्टर एंड हम पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स और चैप्टर 4 हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा क्रैश कोर्स का डे 15 है और चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का क्लास 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके हम दो टॉपिक्स कंप्लीट दो दिन में जितने टॉपिक्स हमसे हुए हमने उतनों कंप्लीट किए। 2 दिन का कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम इसमें इस क्रैश कोर्स का जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि हम आपको एक रैपिड रिवीजन करा सकें, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में जिन बच्चों ने तैयारी की है उनके लिए भी यूजफुल है और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, और हमारा टारगेट है कि हम 4 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो आज हमारा डे 15 है। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुके हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मतलब कि जो भी रिड्यूस सिलेबस है हमारा, हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके जितनी भी एनसीईआरटी है पूरा हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, सब आपके फिंगर टिप्स पे होगी। क्लियर है, हमारा मेन टारगेट मेन मोटिव ये है। ठीक है, अब आप हमसे जुड़ सकते हैं एक नए टेलीग्राम चैनल पर, वो पीडीएफ। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स सीबीएसई। क्लियर है, तो जिस भी बच्चे को इससे रिलेटेड हमें पीडीएफ जो हमने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल फिजिक्स सीबीएसई पे जाएं, और वैसे भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो लेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल एडुएक्टर। प्लीज गाइज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज ये हमारे लिए हमें उतना ही फीडबैक देगी जितना आप इसे लाइक करेंगे, जितने आप इस पे मीन्स टू से जितनी आप अपनी जो भी आपको समझ में आ रहा है उस चीज का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमसे, तो हमें क्या मिलता है उस चीज से फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो हम थोड़ा और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको और इजी समझ में वो चीजें आ जाए। क्लियर, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले का जितना भी हमारा था इस चैप्टर से रिलेटेड हमने सब करा दिया। जो लास्ट वीडियो है हमने उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ कराया, सोलेनॉइड कराया, टॉरॉइड कराया। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे मूविंग ऑन अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक हमारे पर क्या है, हमारे पास एक मूविंग चार्ज है। ये हमारे पास क्या है, एक मूविंग चार्ज है। कौन सा चार्ज क्या होता है, क्यू। ठीक है, तो हम इस पर अगर ये मूव करेगा तो हम इस पर क्या देखेंगे, हम इस पर फोर्स डिटेक्ट करेंगे यहाँ पर। क्लियर, तो हमने इसे एक प्लेन ऑफ पेपर जैसे हम कह देते हैं वहां पर रखा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हम उसकी उस पर जितनी भी फोर्स लगेगी उस वो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर फोर्स निकालनी है। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस जरूर करेगा और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि हमने क्या करा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और हम इसको मूव करा रहे हैं एक वेलोसिटी v से। क्या करा रहे हैं, मूव। जब हम इसे मूव कराएंगे तो ऑब्वियसली ये फ्री है अपनी तीनों डायरेक्शंस में मूव करने के लिए। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, जैसे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये एक एंगल बना रहा है, वो एंगल है कितना, थीटा। क्लियर इतनी बात। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास इस चीज को हम ऐसे देखते हैं, ये मेरे पास q चार्ज है, ठीक है, और कुछ नहीं है, हमने इसे क्या करा है, मैंने इसे v वेलोसिटी से मूव कराया, v वेलोसिटी से मूव कराया और किसी एक एंगल थीटा पर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये मेरे पास कोई एक्सिस है और ये हमने इसको थीटा वेलोसिटी से, सॉरी थीटा एंगल से v वेलोसिटी से मूव कराया। क्लियर, अब जैसे मैंने इसे मूव कराना स्टार्ट करूंगी किसी से, थीटा एंगल से, तो जो अब इसके साथ हम क्या बनाएंगे, इसी कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा अपने। ठीक है, जब भी कोई चीज 3D में चलती है तो ऑब्वियसली वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होती है, तो कंपोनेंट्स में ब्रेक होने के बाद उसका एक ये इधर जाएगा और एक ये आएगा इधर की साइड। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात। तो जो इसके थीटा के एंगल के साथ, मतलब ये जो अलग वाला एंगल बनाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, पूरी को v sin थीटा। जब हम यहाँ पर अगर ट्राइंगल बना लें, जैसे कि हमने आपको इसमें भी शो किया हुआ है, ये हमने क्या किया हुआ है, ये हमने शो किया हुआ है। ठीक है, इस एक्सिस में जो दूसरी एक्सिस है, एक तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, मानो ये एक्स के एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो जब ये एंगल थीटा v के अलोंग बना रहा है तो ऑब्वियसली एक होगा किधर, दूसरी एक्सिस में, और एक है हमारे पास दूसरे एक्सिस में होगा। क्लियर, जैसे कि हमारे पास z एक्सिस, ये होगा हमारे पास y एक्सिस, तो जो y के अलोंग बनाएगा वो बनाएगा क्या, v sin थीटा, और जो x के अलोंग या z के अलोंग दूसरा बनाएगा वो बनेगा v cos थीटा।
ठीक है, इस बात का बस यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी हम उसे कैसे सॉल्व करना है हम सिर्फ इसे देखेंगे। ठीक है, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है जो कि थीटा एंगल से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब वो मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हमने क्या कहा है, F। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और हमने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास B है। ठीक है, अब जब ये एंगल, जब ये हमारे पास जो Q है, जो हमारे पास Q चार्ज है, जब ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, तो क्या होगी, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, मतलब कि जैसे से फोर्स, जैसे से हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो उतनी ही ज्यादा इस पे फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो हम यहाँ पर दो कंडीशन देखेंगे। सबसे पहली तो ये, जैसे ही हमने एक चार्ज को मूव कराया थीटा एंगल से v वेलोसिटी से, तो हमने क्या किया, थीटा एंगल से v वेलोसिटी से जब हमने मूव कराया तो इस पर क्या होगी, एक फोर्स लगी। वो फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड B में हमने रखा हुआ है उस चार्ज को, तो हमने क्या किया, वो फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन आती है, कौन सी वाली, यही वाली फोर्स। ऑब्वियसली ये फोर्स किस पे लग रही है, चार्ज पर, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के भी। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब आती है हमारी ये थर्ड वाली बात। थर्ड वाली बात ये है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल और होगी। अब ये जो वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे पास चार्ज है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये मेरे पास v हो गया। क्लियर हो इतनी बात, ये मेरे पास क्या हो गया, एंगल थीटा हो गया। तो मैं इसे कितना बनाने की कोशिश करूंगी, ऑब्वियसली अब एक तो इस साइड चल रहा है, एक कंपोनेंट इस साइड टूटा। ठीक है, इधर कौन सा होगा, कॉस थीटा, क्योंकि क्या है, थीटा एंगल के साथ है। और एक कंपोनेंट मेरे पास इस साइड है, ये कौन सा होगा, v साइन थीटा। आपको पता है जब भी कोई कंपोनेंट्स में चीज टूटती है या कोई भी, तो क्या होता है, जो उसके बेस के साथ एंगल बनाता है वो हो जाएगा थीटा, और जो इसके साथ बनाएगा वो हो जाएगा v साइन थीटा। मींस टू से ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ v कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात। तो अब हम इसे नहीं लेंगे, हम बताएंगे इसे क्यों नहीं लेंगे, इसका रीजन अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के और चार्ज के, और यही वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, v साइन थीटा के। मींस टू से उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के, मतलब कि जिस एंगल में, जिस डायरेक्शन में ये जाएगा। अभी मैं इसका आपको एक पूरा बताऊंगी कि किस टाइप से ये बोल रहा है इस चीज को। ठीक है, तो सीधी सी बात हुई कि वो इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हमने बायोट से वर्ड लो किया था, इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्यू बी क्यू वी साइन थीटा। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा एफ क्यू क्यू वी बी साइन थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद आता है हमारे पास एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं के। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब नॉर्मल सी बात ये कि जब हमने इन तीनों चीजों को देखा, मींस टू से नॉर्मल इतना है कि हमने जब एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे देखे, तो जैसे ही ये इसके अलोंग मूव करेगा, अब ये यहाँ पे मूव करता रहेगा, ये 90 डिग्री पे है तो cos 90 0, तो ये पार्ट तो हमारा जो v cos थीटा है, तो थीटा यहाँ पर जो एंगल होगा ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, v cos थीटा वाली टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ v साइन थीटा मींस टू से एक्सिस के, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अराउंड रोटेट करेगा। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, आगे आपको समझ में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। अब ये जो चार्ज पार्टिकल एक्चुअल में जो ये फोर्स लगी है, कौन सी, क्यू वी बी साइन थीटा, हम इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट के की जगह हम क्या लेंगे, 1। हम कांस्टेंट 1 ही मानते हैं, तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर हुई बात। और इसी को ही हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। क्या बोलते हैं इसी को ही, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, और या फिर आपको पता होगी एक चीज, तो क्यू है, वी है, वेलोसिटी है और बी है। अब हमारे पास, हमें आपको पता है कि ए क्रॉस बी इसके इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि दोनों क्या होने चाहिए, दोनों वेक्टर होने चाहिए। क्लियर। अब चार्ज तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज बाहर, तो इसे हम कर सकते हैं वी बी साइन थीटा। इज इट क्लियर। तो हम इसे करेंगे v क्रॉस b, तो यहां से हो जाएगी हमारे पास फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी में, तो ये हो जाएगा इतना। तो अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, f, आप एक बात देखो, f, v और b, इन तीनों चीजों का मतलब क्या है।
मीन्स टू से नॉर्मल सी बात है कि एफ क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। एफ क्या है, वी के और बी के। इस जो हमारा ये जो लास्ट में हमारी जो इक्वेशन आई है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एफ है वो किसके इक्वल है, वो इस वी और बी के क्या है परपेंडिकुलर है। इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चलता है, ठीक है। मीन्स टू से अगर वी बी और वी को अगर हम एक्स वाई प्लेन में रखें तो एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड प्लेन में। क्लियर हुआ? इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि एफ, इट शोज दैट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शोज दैट, ये बात हमें ये बताती है कि एफ, वी एंड बी, ये तीनों चीजें क्या हैं, आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया इतनी बात? आगे समझ में, यहाँ परपेंडिकुलर प्लेन कह सकते हैं हम यहाँ पर। आगे इतनी बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जब मैं इसे एक रूल से समझाऊंगी तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर हो इतनी? ठीक है, अब थोड़े से स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस क्या है, अगर हम थीटा को 0 मानेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की 0। मीन्स टू से अगर हमारे पास वी 0 तो एफ भी 0। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास थीटा 0, अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री, एफ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा किसके इक्वल, क्यू वी बी के। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, यही उम्मीद है कि आप क्लियर ही हो जाए। ठीक है, अब ये दो आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी आपसे बोला कि एफ को यहाँ पर हम आई भी रख सकते हैं और वी भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने भी आपसे एक बात बोली, अगर हम क्या करें अपनी मतलब अपने जो हमारे पास लेफ्ट हैंड है, इसे हम बोलते हैं, वाला जो रूल है इसे बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, क्या है, डायरेक्शन निकालने के लिए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हमने बोला कि एफ क्यू और वी, सॉरी एफ क्यू और बी, ये तीनों चीजें, एफ वी बी, तीनों चीजें क्या हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मीन्स टू से ये इस तरीके से परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे कहाँ है, वापस चलो अपने फिगर में। एफ हमारे पास ये फोर्स लग रही है, वी हमारे पास ये डायरेक्शन है और बी हमारे पास ये है। क्लियर? तो तीनों क्या हुई, अपनी एक्सिस में हुई। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? तो मीन्स टू से अगर हम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से, अपनी तीनों फिंगर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। जैसे इसने बनाया हुआ है, आप सेम इसे करके भी देख सकते हैं। आप अपने हाथ को कुछ इसकी फॉर्म में, जैसे इसने फॉर्म करी हुई है, बिल्कुल उस टाइप में करके देखिए। तो जो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर वो आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है तो थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या, फोर्स को, और जो आपकी फिंगर है, कौन सी, फोर फिंगर, वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपको रिप्रेजेंट करेगी किसे, करंट या फिर वेलोसिटी को। करंट वेलोसिटी की एक ही होती है, इसीलिए हम इसे FBI रूल भी बोलते हैं। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो डायरेक्टली FBI से याद कर सकता है। F फोर थंब, B मतलब फोर फिंगर और I मतलब जो आपकी मिडिल फिंगर है। क्लियर? तो इन्होंने बस यही बोला था कि इस तरीके से अपनी फिंगर्स और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करना है जिससे कि वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। क्लियर? जहां पर फोर फिंगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। तो इससे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और करंट या वेलोसिटी की पता है, ऑब्वियसली हम फोर्स की निकाल सकते हैं। अगर हमें फोर्स की पता है और करंट की पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या, किसका यूज करते हैं हम, फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। क्लियर हो इतनी बात? अब इसके बाद हम एक चीज और यूज करते हैं, वो है हमारे पास क्या, राइट हैंड पाम रूल। तो पहला हुआ राइट हैंड पाम रूल। क्लियर? और दूसरा जो हुआ वो हमारे पास हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब राइट हैंड पाम रूल किस तरीके से, आप एक चीज देखो, उनका मतलब अगर हम राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से देखें तो हमारी जो पाम होती है, ठीक है, जो हमारा मतलब अगर हम पूरे इसे, पाम मीन्स मतलब जो हमारी हथेली है, हम उसको क्या करें, हम उसे क्या मान लेते हैं, हम उसे फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो फिंगर्स है हमारी, जो हमारी मतलब फिंगर्स हैं, टिप्स हैं फिंगर्स की, हमने उसे क्या माना, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स टू से जो ये है इसे हमने क्या मान ली, मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी ये पाम है इसे हमने माना क्या, फोर्स, और जो हमारा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। अगर हम इन तीनों के अकॉर्डिंग भी इसे देखें तो भी हम इसे इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, आगे आपको समझ में क्लियर?
अगर वो आपसे पूछे कि डायरेक्शन निकालो आप फोर्स की, ध्यान रखना है किसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर वो फोर्स की डायरेक्शन आपसे पूछता है तो हम दो तरीके से निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, आगे समझ में। अब मैग्नेटिक फील्ड की यहीं से ही अगर मेरे पास F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा है। अच्छा, आपको यूनिट्स क्यों निकलवाई जाती हैं? यूनिट्स निकालने का मतलब ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कोई वर्ड दे दिया है और ऐसे बोल दिया कि मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस टाइप से कुछ बोल दिया, तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह? इसलिए हम यूनिट्स निकालते हैं। हमें यहाँ पे बी की यूनिट निकालनी है, तो जिसकी यूनिट निकालनी है उसे इधर रखा, हो जाएगा F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब आप क्या रखो, अब इनके यूज करो क्या, यूनिट्स। ऑब्वियसली अगर हम इनके यूनिट्स यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स टू से F को अगर हमने रखा 1 न्यूटन और चार्ज को रखा 1 कूलम, वेलोसिटी को रखा हमने 1 मीटर, तो थीटा एंगल तो हमें कुछ रखना ही नहीं होता। क्लियर? तो अब वो पूछना चाह रहे हैं कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन ओवर कूलम मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा को तो ऐसे ही रखना है। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, थीटा को 90 डिग्री। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो हम इसे सीधा सीधा कहेंगे न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। ये भी किसकी यूनिट हुई, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हुई। क्लियर हुआ? और ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, मैंने आपको कल बताया था, वो होती है टेस्ला। ठीक है, इतनी बात आगे इतना समझ में। अब उसके बाद अब एक चीज चलो छोड़ो, इतना ही कर। अब हम बताते हैं लॉरेंस फोर्स के बारे में। लॉरेंस फोर्स के बारे में अगर हम देखें तो लॉरेंस फोर्स क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी फोर्स एक चार्ज पार्टिकल, अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये अब चार्ज पार्टिकल है तो नॉर्मल अगर ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही ये मूव करेगा तो इसके अंदर कौन सी फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रेस्ट पे रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, मूव करते इसके अंदर क्या जनरेट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो पार्टिकल, मतलब जो टोटल फोर्स इस पार्टिकल के थ्रू अब लगाई जा रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में, उसे हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लॉरेंस फोर्स के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों फील्ड होनी बहुत जरूरी है। क्लियर इतनी बात? अब देखो ये क्या कहती हैं, मीन्स टू से ये बोलती है फोर्स बाय क्यू इन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है हमारे पास लॉरेंस फोर्स। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, अब उसके बाद अब मानो हमारे पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसकी, तो एफ हमारे पास जो फोर्स है वो टोटल किसके इक्वल होती है, क्यू इंटू ई। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ये मेरे पास कौन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम बात करते हैं ऐसे, अगर मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स मैंने अभी अभी निकाली है, क्यू वी बी साइन थीटा, या अगर ये वेक्टर में है तो हम वेक्टर में लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगी क्यू वी बी। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन। तो इसने क्या बोला कि टोटल फोर्स होनी चाहिए, कैसी फोर्स होनी चाहिए, टोटल फोर्स। तो जब हम टोटल फोर्स निकालेंगे तो टोटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो। टोटल फोर्स मीन्स F इज इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई मीन्स क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी बी। ठीक है, अब हमने क्या करा, Q हमने कॉमन निकाला तो हम इसे सीधा सीधा कह सकते हैं E प्लस वी इंटू बी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई टोटल फोर्स इसकी, या हम कह सकते हैं इसी को लॉरेंस फोर्स। क्या कह सकते हैं, लॉरेंस फोर्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या वर्क डन करती है चार्ज पार्टिकल पर। सबसे बड़ी बात, अब इस पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का इस पार्टिकल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पार्टिकल पर जो वर्क डन होता है ना, विश्वास नहीं मानेंगे वो कितना होगा, बहुत ज्यादा वर्क डन होता है। पता है कितना, 0, या कितना होता है, 0। मीन्स टू से एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, उसके अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखें तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये फोर्स नहीं फील्ड है यहाँ पर,
मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होता है, 0 होता है। अब हम यही चीज निकालेंगे, एक फोर्स, हाँ ठीक है, यही चीज हम निकालने वाले हैं कि वर्क डन 0 कैसे होता है। अब हमारे पास फोर्स है, हमारे पास ये हमारे पास चार्ज है और ये मेरे पास यहाँ पर फोर्स जारी है, ये मेरे पास यहाँ पर बी है और ये मेरी वेलोसिटी वी चल रही है। क्लियर? तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, Q इंटू वी बी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, Q इंटू वी बी। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये हमेशा ये जो फोर्स है ये क्या करती है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वर्क करती है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वर्क करने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में, मीन्स टू से क्या करेगी, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर अगर ये है तो हम इसे क्या रखेंगे, मतलब कि अगर हम इसके परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर को वेलोसिटी रखें, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, फोर्स के परपेंडिकुलर को रखें तो दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरे पास ये। क्लियर हुआ? ठीक है इतनी बात। लेकिन जो मोशन ऑफ चार्ज होगा, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि क्या है ये v। अब एफ डॉट वी क्या होगा, एफ वी कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की। अगर फोर्स हमारी परपेंडिकुलर सिर्फ वेलोसिटी के साथ रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं उस डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर फोर्स भी उसी के पास रहेगी, उसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बहुत अच्छी जगह, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बहुत अच्छे से सबको सेकेंड लॉ तो याद हो गई। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि F इज इक्वल्स टू होता है जी m में। ठीक है, F इज इक्वल्स टू m में होता है, तो मैं क्या a को सॉरी dv ओवर dt लिख सकती हूँ। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब ये वाली फोर्स कितनी है, 0 है, तो दैट मीन्स ये 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास dv अपॉन dt 0 हो गया, और dv अपॉन dt अगर हमारे पास 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रखी, इसका मतलब सेकेंड, ये हमारे पास फोर्स 0 नहीं है, हमारे पास क्या चीज 0 है, ये मेरे पास m dv ओवर dt, ये मेरे पास क्या है, फोर्स है। ठीक है, मेरे पास फोर्स 0 नहीं है, मेरे पास क्या 0 है, f डॉट v। अगर मैंने इसके साथ डॉट v लगाया तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? इतना वैसे इतना टिपिकल आता नहीं है, बस इतना ही पूछेगा आपसे, ये इक्वल है या ये नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास ये सब 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसे क्या चीज लिख सकते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है कि जब हम इसे डिफरेंशिएट, या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे वे में हम स्क्वायरिंग करेंगे इसकी, तो हम इसे लिख सकते हैं m, हमने क्या किया, 2, मतलब 2 की हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो मैं इसे सीधा सीधा लिख सकती हूँ 2 ट्वाइस ऑफ dv ओवर dt इंटू v। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात आ गई समझ में? इज इक्वल टू किसके, 0 के। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप पढ़ लो, 0 इसका आंसर है, वो हमें पता ही है। अब एक चीज देखो, क्या मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकती कि ठीक है भाई 2 मतलब प्लस करके ऑब्वियसली dv अपॉन dt, एक बार हमने इसे पहले लिख लिया और एक बार हमने बाद में, बात तो एक ही हुई, इससे कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं हमारे पास, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वही चीज आएगी। ठीक है, लेकिन अब मैंने जो किया था, ये मैंने किस लिए किया, एक चीज देखो आप, हमें प्रोडक्ट रूल पता है। अगर मैं कहूं कि हमें प्रोडक्ट रूल पता है, अगर मैं कहूं कि xy का, अगर मुझे xy का dy dt करना हो, तो सीधा सीधा क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हुई इतनी बात? तो हम वही चीज इसमें यहाँ पर रूल लगाएंगे, तो क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड एंड सेकंड एज इट इज फर्स्ट, तो दैट मीन्स ये मेरे पास हो गया d बाय dt ऑफ, ये हो गया इसके इक्वल। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का अगर सेम वाले हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो v² आ जाएगा। क्लियर? तो हम इसे सीधा सीधा कहेंगे m ओवर 2, तो मैं इसे सीधा सीधा कह सकती हूँ कि d बाय dt ऑफ m v² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है इतनी बात? हाफ mv²। अब अगर मैं कहूं कि हाफ mv² कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगा, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, अब अगर किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होता है तो दैट मीन्स ये क्या हुई, कांस्टेंट हुआ। अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये हो जाएगा मेरे पास k, यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ k इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि काइनेटिक होती है,
और k इज कांस्टेंट। और k क्या है मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक, ये जो k मेरे पास कांस्टेंट निकल कर आया है तो ये मेरे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और अगर एनर्जी ही जीरो है, अगर मैं कहूं कि काइनेटिक एनर्जी ही जीरो है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस यही बात है कि चार्ज के अकॉर्डिंग ये क्या होती है? जीरो होती है। बहुत ध्यान रखना, बट इसका जो डेरिवेशन है कभी कभी आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। थोड़ा सा एक बार और रिविजन कर लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला था, इसे हम मूव करा रहे थे। हमने इसके दो कंपोनेंट लिए, एफ और वी। हमने इनको दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमने क्या पता, हमने देखा कि ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज cos 90 जीरो होता है, इसकी वैल्यू जीरो के अकॉर्डिंग। अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे। सेकंड लॉ में हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारी ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। और ये क्या होता है? कांस्टेंट। जब भी हम किसी चीज का क्या करते हैं, जब भी हम जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि d बाय डी टी ऑफ 2 करके बताओ, आप सीधे सीधे कहोगे कि जीरो होगा, बिकॉज 2 क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है। तो यही वाली ट्रिक हमने यहाँ पर लगाई। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का मोशन हमें बताना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। वहां पर हमने क्या बताई थी? फोर्स। चार्ज पार्टिकल की फोर्स बताई थी, यहां पर हम बताएंगे चार्ज पार्टिकल का मोशन। क्लियर इतनी बात कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी पार्टिकल को रख दे तो किस टाइप से मूव करता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जैसे ही चार्ज पार्टिकल की बात होगी तो चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज कितना होगा? क्यों चार्ज होगा? वेलोसिटी हमने इसकी कितनी मानी? ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यों हो गया? वेलोसिटी हमने इसकी v मान ली। और मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी मान ली? मैग्नेटिक फील्ड b हो गई। क्लियर हो इतनी बात? तो अगर ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, ये सारी क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं मिल जाती हैं, तो मैं बहुत आराम से फॉर्मूला लगा देती हूँ, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है जो कि मैंने आपको बिल्कुल जस्ट अभी अभी बताई है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो है कितना? क्यू वी बी साइन थीटा। ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब एक चीज देखो, हम इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ही पहला केस देखूं, फर्स्ट केस का मतलब ये है कि अगर हम नॉर्मली इनिशियल वेलोसिटी अगर हम क्या मान लें, देखो अब ये जो आपको पहले मैंने आपको सबसे पहले ये चीज दिखा देती हूँ। ये आपको जो रेड स्पॉट पे रेड जो दिखाई दे रहा है, ये रेड क्या है? ये जो रेड है ये है क्या? ये है पार्टिकल। ठीक है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये इस तरीके से मोशन करता है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या कर रहा है? ये मोशन कर रहा है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्लियर? तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करता है? जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये बात मानी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने सबसे पहले एक चीज मानी। अब एक देखो, जो क्रॉस के साइन है मीन्स टू से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मेरे पास पार्टिकल है, ये मेरे पास क्या है? ये चार्ज पार्टिकल है, और ये जैसे मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में वो इस टाइप से करेगा। कैसे? यहां तक पहुंचा, वो जाने के बाद उसने क्या किया? यहाँ पर r वेलोसिटी से गया, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है। अब देखो किस तरीके से बनाएगा वो, यहां से क्या करा? इस साइड चला, इस साइड चलने के बाद वो वेलोसिटी इधर हो जाएगी और फोर्स लगेगी इनवर्ड्स। क्लियर हो इतनी बात? अब वो आगे चला वापस, फिर यहाँ आने के बाद वेलोसिटी इसकी इधर हो जाएगी, फोर्स लगी इनवर्ड्स। क्लियर? ठीक है, तो वो इस तरीके से मूव करेगा। अब अगर वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी टेंजेंशियल, और फोर्स लगेगी इस तरफ। क्लियर हो इतनी बात? और ये है इसकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब कि कहने का ये हुआ कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में वो इस तरीके से मूव कर रहा है। क्लियर हो गया इतना? आया इतना समझ में? ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में ये बात मान लेते हैं। स्टार्टिंग में हम जो मानते हैं, मान के चलते हैं कि इनिशियली मीन्स टू से कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री का कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना है? स्टार्टिंग में हमने ये मान लिया कि हमारे पास क्या है? v जो थीटा है वो 0 डिग्री है, मीन्स टू से v किसके? मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? पैरेलल है। क्लियर हुआ इतना? जब थीटा 0 हो जाएगा तो हमारे पास फोर्स भी 0 हो जाएगी। जब अगर वो यहाँ पर पैरेलल ही होगा
मीन्स टू से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चल रही है, इनवर्ड्स है, ठीक है। और अगर ये फोर्स हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी इनवर्ड्स हो जाए, मीन्स टू से वेलोसिटी भी इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लैंग्वेज में, इसी उसमें, तो मेरे पास फोर्स कितनी होगी, 0, कोई फोर्स लगेगी नहीं, स्टेबल रहेगा अपनी जगह पे। क्लियर, ठीक है इतनी बात। मीन्स टू से वेलोसिटी इस तरीके से चल रही है, सॉरी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में है, तो 0 हो गया। क्लियर हुआ इतना, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम लेंगे इसमें दूसरा केस। दूसरा केस ये है, एक केस हम तब लेंगे जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कि हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई, तो जब ये 90 डिग्री होगा, मीन्स टू से कि जब थीटा मेरे पास 90 डिग्री होगा, कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू वी बी के। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू वी बी के, और यहां पर ये फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम, जहां पर भी वेलोसिटी बिल्कुल, जैसे यहां पर देखो, यहां पर फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर, हमारे पास ये भी ऐसे ही है, इस भी डायरेक्शन में, तो कितनी होगी, मैक्सिमम, मतलब इस टाइप से हमें ये चीज देखनी है। क्लियर, आगे इतनी बात समझ में। अब वो ये बात देखो, जब ये मूव ऐसे करेगा तो इसमें फोर्स लग रही है एक और, बहुत ध्यान से देखना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसके सेंटर पर एक उसे फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा से सुनो, कि फोर्स कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है अपनी जगह से। दैट मीन्स पार्टिकल ने एक ऐसे घूमते हुए क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव करते करते उसने एक सर्कुलर मोशन ले लिया है, और तब भी सर्कुलर मोशन होता है तो जब ये फोर्स लगती है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुआ इतना, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सबसे बड़ी बात, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये इक्वल होगी किसके, मैग्नेटिक फोर्स के, क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, मैग्नेटिक फोर्स के। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, अब हमें ये बात पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, mv²/r। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये है मेरी मैक्सिमम, ये तब है जब वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है इतना। तो जो रेडियस है हमने इसकी कितनी मानी है, r हमने इसकी रेडियस मानी हुई है। ठीक है, जो मेरे पास वेलोसिटी है वो मैंने v मानी, मतलब ऐसे पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसने क्या किया, 90 डिग्री एंगल पर, ये क्या है इसका प्लेन ऑफ पेपर, 90 डिग्री एंगल पर उसने क्या किया, मैक्सिमम उसकी फोर्स हो गई। तो मैक्सिमम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ गई है। क्लियर हुआ इतना। अब हम यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, आर की वैल्यू निकालते हैं, तो वी से वी कैंसिल, तो हमने यहाँ से रेडियस जिसकी मर्जी चाहो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वही mv/qp। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहे निकालना तो हो जाएगी mv/qr। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब उसके बाद, अब एक्चुअल में जो Q/m होता है वो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अब एक चीज, अब अगर मैं ये देखूं कि इसका टाइम कितना है, कि पूरा सर्कल बनाने में कितना टाइम कवर कर रही है, तो हम यहाँ जाएंगे किस चीज से, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टाइम क्या होता है, सबसे पहले तो हम स्पीड देखो, स्पीड क्या होती है, कोई नहीं क्या गया, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ से टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो इसने पूरी डिस्टेंस कितनी कवर की है, एक सर्कल की सरफेस की डिस्टेंस कवर कर ली। दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इस चीज को मैं अभी यहाँ पर दोबारा से लिख दूंगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम जब मैं पीडीएफ दूं तो ना हो। ठीक है, अपॉन, उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस ये हो गई, स्पीड कितनी है, जो हमारे पास वेलोसिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कह सकते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो मेरे पास अब सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, टाइम को हमने टी से डिनोट किया 2 पाई आर, और वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास
v, अगर मैं इस r की वैल्यू वहां से उठाकर यहाँ पे रख भी दूं तो हो जाएगी 2 पाई ओवर v इंटू r की वैल्यू है mv अपॉन क्यू बी, हो जाएगी mv अपॉन क्यू बी। m से v से v कैंसिल, तो सीधा सीधा t की वैल्यू आ गई 2 पाई m ओवर क्यू बी। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, मेरे पास आ गया पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं टाइम पीरियड उसका कितना हुआ। यहाँ से हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो फ्रीक्वेंसी निकालना तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, दैट मीन्स रिवर्स कर दो क्यू बी ऑन 2 पाई एम। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब हो गई हमारे पास, ये कब हुई है, तो हमारे पास सेकंड केस में जब हमने थीटा को 90 डिग्री रखा तो तब ये क्या करने लगी, अपनी जगह पे रोटेट करने लगी और मतलब एक सर्कुलर पाथ बनाया, ये तब के लिए। अब हमारे पास आती थर्ड चीज, सबसे थर्ड चीज हमारे पास अब क्या है, इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ लास्ट में यहीं पर। तो मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन टी, दैट मीन्स क्यू बी ओवर 2 पाई एम। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब तीसरी चीज ये है कि जब वो क्या बनाएगी, जब वो फील्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई एंगल बनाएगी, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास हुआ कि वो कुछ भी एंगल बनाएगी एट एनी एंगल थीटा। तो जब वो एनी एंगल थीटा बनाएगी, कोई भी एंगल अगर वो थीटा बनाएगी, तो हमारे पास ये जो इसका मोड होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस टाइप से होगा, यहां से चली ऐसे ऐसे ऐसे, मीन्स टू से वो क्या बना रही है, कुछ भी एंगल, वो सर्कुलर पाथ पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रही है। ये मेरे पास क्या हुई, यहाँ पर अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई और यहाँ पर इसकी फोर्स हुई, क्लियर। तो तब वो किसी भी एक एंगल थीटा पर क्या बनाएगी, किसी भी एक एंगल थीटा पर वो एक हेलिक्स पाथ बनाएगी, क्लियर। एक क्या बनाएगी, हेलिक्स पाथ। इसको इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है, नॉर्मली है कि हम इसमें क्या करेंगे, हो सकता है वही चीज जो हम लेते हैं ऑब्वियसली कि इस वाले डायरेक्शन में क्या लेंगे हम, जो थीटा के साथ होती है डायरेक्शन उसमें लेंगे हम v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हम लेंगे v sin थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा और cos थीटा जब हम सॉल्व करेंगे, जो हम इसकी वैल्यू लेंगे, तो v जो एक्चुअल में अब दो चीजें निकलेंगी। अगर हमने पैरेलल बनाया, मीन्स टू से सिंपल सी बात है कि अलोंग द फील्ड चली अगर एक्स एक्सिस के, तो पैरेलल हो जाएगी, मीन्स टू से कितनी हो गई v cos थीटा। अगर ये इधर ही चली और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है तो क्या हो गई, v cos थीटा हो गई। क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होगा कि v परपेंडिकुलर किसकी हो जाएगी, v sin थीटा के। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये मेरा इधर है, ठीक है। जब ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी तो ये वाला केस तो वही हुआ जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। और जब ये पैरेलल होगी तो हम इसकी वैल्यू इतनी रख लेंगे, v cos थीटा। इतनी बात आ गई समझ में, ये बस सारी चीजें वही हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर v परपेंडिकुलर होगी तो इस केस में वही वापस आएगा हमारे पास, वो भी r की वैल्यू वही आएगी, v ओवर mb ओवर qb। क्लियर, वैल्यू इसकी वही आनी है। तो v की जगह क्या रख दो, v sin थीटा रख दो, r इज इक्वल्स टू mv sin थीटा ऑन qb। हमने तीनों चीजों में देख लिया, अगर वो पैरेलल चल रही है तब भी, अगर वो परपेंडिकुलर है तब भी, और अगर वो कोई एंगल बना रही है थीटा तब भी। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें करंट कैरिंग कंडक्टर पे हमें फोर्स निकालनी हो, उस पर हम क्या निकाल रहे थे, किसी चार्ज पे, इसमें हम क्या निकालेंगे, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसको, जो हमने आपको डायग्राम दिख रहा है, हम इसी में ही है, मीन्स टू से हमने क्या किया, एक हमने ये कंडक्टर लिया जो आपको ए बी रोड दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमने क्या लिया, ए बी हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, या हम कह सकते हैं कि ये एक होर्सशू मैग्नेट या फिर यू शेप्ड मैग्नेट है। ये क्या है मेरे पास, यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। अब इसके बीच में हमने क्या रखा, कंडक्टर को रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे इस कंडक्टर पर, ठीक है। अब हम इसे सीधा सीधा ऐसे कहेंगे कि हमने इस यू शेप मैग्नेट को साउथ पोल इसका अपर रखा है और नॉर्थ पोल नीचे रखा है। फिर हमने इसे क्या किया, एक थिन वायर से हमने इसे रख दिया है, और इसका जो ए पार्ट है, हमने इसके ए पार्ट को, किसको, रोड के ए पार्ट को, ए टर्मिनल को, ए को जोड़ा हमने नेगेटिव टर्मिनल से,
और जो B है हमने उसको किससे जोड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही हम करंट यहाँ से पास कराएंगे, तो करंट यहाँ से पास कराएंगे, कैसे होगा करंट पास, A टू B करंट जाएगा इसका। क्लियर, कैसे जाएगा करंट, B टू A करंट जाएगा। करंट कैसे जाने वाला है, B टू A, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट जाएगा यहाँ से B टू A। तो जब करंट B टू A जाएगा तो हमारे पास जो ये रोड है ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। इधर करेगी डिफ्लेक्ट, नीचे मीन्स टू से लेफ्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिधर करंट हमारा जा रहा है उसके अपोजिट करेगी। क्लियर इतनी बात, आगे इतनी बात समझ में। और अगर हम यही डायरेक्शन रिवर्स कर दें, मीन्स टू से कि अगर हम करंट को डायरेक्शन, मतलब अगर हम करंट को पास कराएंगे कहां से, B से A की तरफ, करंट पास करा रहे हैं अगर हम B से A की तरफ, तो जो रोड है वो डिफ्लेक्ट किधर की तरफ हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और अगर हम इस करंट को, इसमें क्या कर रहे हैं हम, B से A की तरफ करंट पास करा रहे हैं, अगर हम इस करंट को A से B की तरफ पास कराएंगे, तो अगर हम इस करंट को क्या करेंगे, A से B की तरफ, तो क्या हो जाएगी, रोड डिफ्लेक्ट राइट, क्या हो जाएगी, राइट साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। तो क्या होगा, ये भी अपोजिट वर्क करना स्टार्ट करेगी जैसे जैसे हमने अगर करंट को चेंज किया। इससे पता चला कि अगर हमने करंट को चेंज किया, अपने आप ही हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर वो भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब हम इसका करेंगे यहाँ पर क्या, एक एक्सप्रेशन, या हम कह सकते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, कि हम फोर्स निकाल रहे हैं किसके लिए, हम निकाल रहे हैं फोर्स की अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो। ठीक है, अब उसके लिए मुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक डायग्राम। उस डायग्राम में क्या है, मैंने एक करंट, ज्यादा ही बन गया, ये मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये मैंने वो रोड ली, जो मैंने रोड कौन सी ली थी, AB वाली। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, AB रोड ली। क्लियर इतनी बात, ठीक है। AB PQ कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। और ये मेरे पास एक एक्सिस हो गई, ये मेरे पास Y हो गई, ये मेरे पास Y डैश हो गई, और ये मेरे पास एक्सिस हो गई Z, और G, ये मेरे पास एक्सिस हो गई X। क्लियर इतनी बात, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमने क्या किया कि ये एक्सिस हमारे पास XYZ हो गई, तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब जब इसके अंदर वेलोसिटी चलेगी, जब हम इसके अंदर वेलोसिटी, हमने इसे क्या लिया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में लिया हुआ है, इसमें हम इसे एक्सपीरियंस करा रहे हैं फोर्स को, हमने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्लियर इतना, ठीक है, हमने क्या किया, इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मेरे पास क्या है, तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। जब हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो जो यहाँ पर ये चार्ज था, हमने क्या किया, नेगेटिव लिया, मतलब करंट हमने पास कराया नेगेटिव से। क्लियर, तो जब हम करंट क्या कराएंगे, नेगेटिव से, हमने इसकी लेंथ पूरी L मानी है, हमने क्या किया, इसकी लेंथ को पूरा क्या माना है, L माना है। ठीक है, तो जो करंट है हम उसे किधर लेके जा रहे हैं, हम इधर करंट को इस साइड लेके जाएंगे। अगर हम करंट इस साइड लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इसकी क्या होगी, इस तरफ चलेगी। ठीक है, करंट इधर चला, मतलब कि करंट हमारे पास इस साइड चला, तो वेलोसिटी इस साइड चलेगी, क्योंकि क्या करती है, करंट वेलोसिटी का अपोज करता है, तो वेलोसिटी किधर चले, इस तरफ। इतनी बात आ गई समझ में। जब वेलोसिटी इस तरफ है, एक तरफ हमने क्या मानी है, मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई अपवर्ड्स, और इधर हो गई मेरी फोर्स F। इतनी बात आ गई समझ में, क्लियर है इतना, ठीक है। और ये इसका कोई भी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया हमने। क्लियर, तो हमें पता है कि F जो उसके पास फोर्स है, हमें पता है कि अगर हम किसी एक पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, हम एक चार्ज पार्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या होती है, QVB होती है। ठीक है, क्या होती है, QVB। ठीक है, लेकिन यहां पर क्यों क्या है, हमने एक इलेक्ट्रॉन ई लिया है, क्यों, वो भी कौन सा लिया है, माइनस का। क्या लिया है हमने, एक माइनस का इलेक्ट्रॉन, हमने इसका चार्ज की वैल्यू कितनी ले ली, माइनस का ई। ठीक है, मान लिया, और हमने माना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एन हमने लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इसे लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं एन को अगर मैं लूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो सीधा सीधा एन मेरे पास एन इंटू वी आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम को हम ये लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। मैंने आपको बहुत आराम से बता रखा है कि क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को हम, एरिया इंटू लेंथ। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख दूंगी एन इंटू ए इंटू एल। ये क्या होगा मेरे पास नंबर।
इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारे पास जो टोटल फोर्स पूरे कंडक्टर में एक चार्ज में निकाली थी तो ये थी इतनी, मीन्स टू से अगर मैंने इसे एक चार्ज में निकाला, F की जगह Q इज इक्वल्स टू इसे रखा है, तो मेरे पास ये जो F आई है वो कितनी आ गई, F मेरे पास इस कंडक्टर में कितनी है, माइनस ई वी क्रॉस बी। ठीक है, अब हमने क्या रखा, हमने माना कि अब पूरी टोटल फोर्स जो है ये हमने किसमें मानी थी, एक इलेक्ट्रॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन में मानने के लिए हम क्या करेंगे, F ये हमने मानी है इन अ सिंगल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में हमने मानी। अब हम F को मानते हैं टोटल फोर्स, F का मतलब क्या हुआ, टोटल फोर्स। अब लेट F बी द, F क्या हो गई मेरे पास, F हो गई मेरे पास टोटल फोर्स ऑफ द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की, एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, इसकी है पूरे कंडक्टर की। जब हम पूरे कंडक्टर की लेंगे तो F और N हमारे पास टोटल हो गया, मतलब कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर में जितना भी है वो टोटल N हो गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद इनटू जो हमारी एक में निकली थी। क्लियर हो गई, इतनी बात आई। N हो गई मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F हो गई जो हमारी एक में थी। ठीक है, अगर हमें किसी एक चीज के बारे में पता है और हमें 10 की भी निकालनी है तो हम 10 की से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वे वाला हम फंडा इसमें लगाएंगे। क्लियर, अब इसकी वैल्यू रखो, N की वैल्यू कितनी आई है, NaL, N की वैल्यू आई है NaL, और F की वैल्यू है मेरे पास माइनस ई वी क्रॉस बी। इतनी बात आई समझ में, क्लियर है। और यहाँ पर जो हमारे पास V है वो कितनी ली हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V d के इक्वल। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब जो इसमें से हमारे पास कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो, जो नहीं है उसे हम अंदर ले जा सकते हैं। मीन्स टू से नॉर्मल बात इतनी है कि अगर हम इसमें क्या है, I करंट है और पूरी लेंथ कितनी है, L लेंथ है पूरी। ठीक है, तो अगर IL को हम ये कह सकते हैं कि पूरा करंट एलिमेंट क्या जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमें बता रहा है, तो नॉर्मल सी बात है L और VD आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर IL करंट टोटल है जो पूरी लेंथ में जा रहा है, IL क्या है, टोटल करंट है जो पूरी लेंथ में जा रहा है, तो अपोज करेगा किसका, VD का। क्लियर है इतनी बात आ गई समझ में। तो मैं बात सीधे सीधे ये कह सकती हूँ कि अगर ये इसका अपोज करेगा तो मैं इस क्या है जो मतलब ये तो फिर कांस्टेंट हुआ, जो भी इसकी वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट हुई सबकी, NaLe, सॉरी L नहीं लेना है, NaE और VD। अब मैंने यहाँ पर क्या माना है, L, तो मीन्स टू से मैं सीधा सीधा कह सकती हूँ कि L किसके क्रॉस कर रहा है, L के और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, L के और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि NeAVD क्या है, एक तरीके से ये है मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये हमारे पास करंट के इक्वल होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जहां पर VD है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, करंट के। तो अगर हमारे पास ये टोटल करंट हो जाएगा तो मैं कह सकती हूँ कि F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B। तो ये मेरे पास आया इससे नया फॉर्मूला। अब आप फिर से ये बात सुनो, क्योंकि यहाँ पर I किसके इक्वल है, NeAVD के। अब ऐसा क्यों करा, फिर से सुनो, फिर से इसलिए हमने कहा कि अगर मैं ये बात कहूं कि L पूरा टोटल करंट है, IL करंट है जो VD का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, IL करंट है जो VD का अपोज कर रहा है, तो हम इसे इक्वल मान सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हम कह सकते हैं, माइनस के ILVD के इक्वल। ठीक है, करंट को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, LVD की जगह में माइनस का LVD ले सकती हूँ। अगर मैं इसे चेंज कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली इस चीज को रखूंगी यहाँ पर। ठीक है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या कहते हैं, अगर हमें ये चेंज करना हो, अगर मैं वेक्टर चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ से माइनस ई यहाँ पर लेकर माइनस एल की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस VD की जगह हमने ये रख दिया। क्लियर हुई इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब अगर मैं इसी को सॉल्व करूं, क्रॉस प्रोडक्ट हटा के, F इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, I इंटू L इंटू B, तो ये मेरे पास हो जाएगा BIL साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर हम देखें तो
क्लियर। तो ये बी आई एल साइन थीटा मेरे पास वो चीज होती है, अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स, अगर हमें फोर्स निकालनी हो इसमें, अगर हमने कोई करंट कंडक्टर में फोर्स इन अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा है और अगर मैं उसकी फोर्स निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। और अब आते हैं इसकी स्पेशल केसेस, जो कि कहते हैं बहुत प्यारी प्यारी बातें। वो ये है कि अगर मैंने थीटा को 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, तो एफ पी 0। अगर मैंने थीटा को 90 डिग्री माना है, एफ कितना हो जाएगा मेरे पास, मैक्सिमम। अगर मैंने थीटा को 180 डिग्री माना है, एफ हो जाएगा मेरे पास माइनस बी आई एल, जो कि कितना, मिनिमम। और ये हो जाएगा मेरे पास मैक्सिमम। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। और डायरेक्शन तो मैंने आपको निकालनी बताई रखी है। तो थैंक यू सो मच।